हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क्समैन इन फिजिक्स की एक और नई वीडियो में। आज एक नया अनुभव, नया एक्सपीरियंस एक नए स्टूडेंट के साथ। हमारी कोशिश है क्लास 11th और 12th में पढ़ने वाले बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बेसिकली एड्रेस करें और उनकी हेल्प करें कि वो किस तरीके से इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमारे साथ हैं सौम्यजीत। वेलकम सौम्यजीत। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सौम्यजीत, थोड़ा सा जरा अपने बारे में बताओ भाई। आप 10th क्लास में आपकी कितनी परसेंटेज आई, देन 11th में क्या आई? नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। मैं सौम्यजीत हूँ एंड 10th क्लास में मेरी 92% मार्क्स आए थे एंड 11th में मैंने अर्जुना बैच ज्वाइन करा था। मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा बट सबको पता चल ही गया होगा ऑलमोस्ट। और 11th क्लास में मेरे 60 अराउंड परसेंटेज आए थे एंड वो अभी तक का मेरा सबसे ज़्यादा परसेंटेज ड्रॉप था। अच्छा सौम्यजीत, जैसे 10th क्लास में जब तुम पढ़ रहे थे तो एक लाइफ का कोई गोल रहा होगा, एक लाइफ का एम रहा होगा कि भाई मैं ये बनना चाहता हूँ, तो तुम क्या परस्यू करना चाह रहे थे 10th क्लास में? 10th क्लास से ही, इनफैक्ट उससे भी कुछ साल पहले से ही मेरा शुरू से ही गोल था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लाइन में जाना है या तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लाइन में। ठीक है, तो फिर 11th में इसीलिए जो है नॉन मेड कंसीडर किया और टारगेट जो है वो बीटेक वगैरह करना था। तो जैसे 11th क्लास में सौम्यजीत जब इनिशियली तुम आए तो क्योंकि 10th में अच्छी खासी परसेंटेज थी तो तुमको ये भी लगा होगा कि भाई मैं तो काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ और मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे 10th से 11th में आए तो ऑल ऑफ अ सडन तुमको 11th क्लास में क्या चेंजेस महसूस हुए जो 10th में नहीं था और जो 11th में हुआ? चेंजेस तब तक महसूस नहीं हुए जब तक मैं एग्जाम देने बैठा नहीं और क्वेश्चन पेपर नहीं आया। तो उसको सबसे अच्छे से ऐसे ही समझा सकता हूँ कि 10th में क्या होता था कि अगर हम पूरे साल का भी सिलेबस अगर पूरे साल ना पढ़े, लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ के, क्योंकि मेरे खुद के भी जो नंबर आए थे लास्ट के ही 1-2 महीने में पढ़ के आए थे, बट 11th में जब मैं एग्जाम्स देता गया तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि 10th से बहुत बड़ा सिलेबस में जंप आया था एंड ये 1-2 महीने में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल था और वो सिलेबस जंप के साथ बच्चों को एडजस्ट करते करते पूरी 11th उनकी निकल जाती है। अच्छा, ऐसा होता है बेसिकली कि ना केवल सिलेबस में जंप आता बल्कि क्वेश्चंस के पैटर्न में भी ऑल टुगेदर चेंज आ जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात बताता हूँ। 10th क्लास में क्या होता है कि हमारे पास में एक तो एनसीईआरटी की बुक है और एक हम कोई रिफ्रेशर ले लेते हैं बाहर से, जैसे एचएन की हमने कोई बुक ले ली लक्ष्मी सिंह मंजीत को और उसको हम पढ़ रहे हैं। होता ही है जनरली कि अगर एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन लगा लो और लक्ष्मी सिंह मंजीत को पूरा सॉल्व कर लो तो मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें से लग जाते हैं, बात बन जाती है। लेकिन 11th क्लास में देखा जाता है कि आप चाहे कितनी ज्यादा किताबें क्यों ना पढ़ लो, कितनी क्वेश्चन क्यों ना लगा लो, फिर भी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाएगा जो बेसिकली आपसे नहीं हो पाएगा। अब उसका एक सीधा सा कारण है, कि हमको 11th क्लास में कॉन्सेप्ट और लॉजिक को सीखना होता है, हमको डायरेक्ट थ्योरी को टारगेट नहीं करना होता। तो फिर इस चीज को कैसे एडजस्ट किया, कैसे कोप अप किया सौम्यजीत? 11th को फिर कैसे एडजस्ट किया या कितना समय लगा ये रियलाइज करते करते कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ रहा हूँ? तो मैं तो अभी भी यही मानता हूँ कि मैं 11th के फाइनल एग्जाम्स तक कोप अप कर ही नहीं पाया था, क्योंकि फिजिक्स वही एक सब्जेक्ट था जिसमें मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था 11th में। बाकी सब्जेक्ट किसी तरह क्लियर हो गए थे क्योंकि उनमें मैथ्स एंड केमिस्ट्री क्या था कि वो ज्यादातर एनसीईआरटी के अराउंड ही आते हैं, तो वो मैं सेल्फ स्टडी करके भी निकाल दे रहा था। बट फिजिक्स में मुझे ये बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी एंड कोर कंसेप्ट्स मेरे 11th के एंड तक भी 11th के क्लियर नहीं थे। तो मतलब बेसिकली ये कहना चाहेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने बहुत जरूरी रहते हैं, वो अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर 12th में भी परेशानी आती है। अब 12th में यहाँ से जर्नी आगे बढ़ी और 12th में तुम हमारे पास में पढ़ने आ गए, मार्क्समैन इन फिजिक्स में पढ़ने आ गए। तो 11th और 12th में फिर जब तुम हमारे पास आए तो तुमको क्या शिफ्ट लगा, क्या चेंज लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा? तो सबसे पहले तो शिफ्ट तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार अपनी मदर के साथ सर के पास आया था मिलने, तो मैंने अपनी कंडीशन के बारे में सर को बताया था एंड सर ने एक चीज बोली थी कि सर मेरा फिजिक्स से जो डर है वो खत्म कर देंगे। एंड अभी इतने टाइम हो ही गए हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीशन तक पहुंच चुके हैं एंड मैं एग्री करता हूँ कि हाँ, मेरा फिजिक्स से डर जो पहले था वो आज की डेट में खत्म हो चुका है। मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा बहुत आया, कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा बहुत डर है। ठीक है, तो मतलब वे ऑफ टीचिंग जो है, जो हमारे यहाँ पर है, और उसको तुम कैसे कंपेयर करोगे अदर इंस्टीट्यूट से? क्योंकि आजकल मैं एक प्रॉब्लम और देख रहा हूँ बच्चों में ना, और ये स्पेशली कोविड के बाद बहुत ज्यादा हुई है। मुझे पर्सनली किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ कि बच्चों के फ्यूचर के साथ में ना खेला जाए। कोविड के बाद में हुआ ये कि जो
इंस्टीट्यूट्स की जो संख्या है वो ऐसे बढ़ी है कि मतलब हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में 2-2 3-3 इंस्टीट्यूट्स हो गए। अब प्रोफेशनल कितने हैं कितने नहीं है, हो सकता है उनमें से बहुत सारे प्रोफेशनल भी हो सकता है उनमें से बहुत सारे प्रोफेशनल नहीं भी हो, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि एट द एंड ऑफ द डे बच्चे के साथ में गलत नहीं होना चाहिए, उसका फ्यूचर रिस्क पर है, उसका पूरा कैरियर काम पर है। तो जैसे जो जो चीजें हमने बोली थी और जो हमने कही थी, क्या हमने वो की है? यस। और क्या हम प्रोफेशनली उस चीज को कवर कर पा रहे हैं? जैसे आज अक्टूबर का महीना चल रहा है और हमारी लास्ट यूनिट चल रही है, अब हम लोगों का सिलेबस जो है वो पूरा हो पाएगा। तो क्या हमने स्टार्टिंग में यही बोला था कि हम अक्टूबर एंड तक सिलेबस खत्म कर देंगे? तो क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं? एग्जैक्टली हम अक्टूबर एंड तक, मुझे जो लग रहा है, एंड सर भी वही कह रहे हैं कि सिलेबस इजीली एंड हो जाएगा, लास्ट यूनिट ही चल रही है अभी। अच्छा, एक चीज और, क्या तुम ये किसी भी 11th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये रिकमेंड करना चाहोगे फिर से कि भैया बिना खुद को जज करे क्या तुमको डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेने चाहिए, या पहले रुक के अपना 11th का बेसिक चेक कर लो? तो मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा, कोई भी 11th का बच्चा जो कि साइंस के स्ट्रीम में आ रहा है, अब वो चाहे मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, सबसे पहले सीबीएसई पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि बिना कोर कंसेप्ट क्लियर हुए आप एंट्रेंस ट्राई तो करोगे बट आपको अपनी पोटेंशियल ही नहीं पता जब, तो आप उसमें भी आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड इन द एंड हो क्या रहा है कि आप दोनों जगह ही आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एंड आपके काफी महीने वेस्ट हो जा रहे हैं। क्या इस बात से एग्री किया जा सकता है कि अगर सपोज करो किसी बच्चे ने कोई एंट्रेंस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर भी लिया है ना, हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी, तो क्या उसके साथ भी उसको सीबीएसई की क्लासेस अलग से लेनी चाहिए या लेनी पड़ेंगी? उसको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ताकि बेसिक क्लियर हो सके? मेरे हिसाब से बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि जो इस तरह के एंट्रेंस वाले इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर एटलीस्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो समझा था कि वो लोग पूरे बैच को इस तरह से पढ़ाते कि वो वहां पर मतलब उनका जो पढ़ाने का पैटर्न होता है वो सिर्फ सूट उन्हीं को करता है जो कि काफी ज्यादा हाई स्कोरर्स होते हैं, और बाकी सारे बच्चे उन स्पीड के साथ कोप अप नहीं कर पाते। बट वहां पर उतना उनके पास मौका नहीं होता कि वो इंटरेक्ट करें टीचर से एंड उनको रिक्वेस्ट करें बैच स्लो करने का। और वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे वही लगती है कि सब पे फोकस नहीं कर पाते जो भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जिसके चक्कर में जो अच्छे हैं पढ़ाई में उनका तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसे बच्चे सिर्फ 10% होते हैं पूरे क्लास में, बाकी के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो हम क्लास में अपने 2 तरीके के बच्चों को देख करके आप पढ़ा सकते हो। एक वो बच्चा जो क्लास में सबसे कमजोर है, और दूसरा वो बच्चा जो क्लास में सबसे स्ट्रांग है। अब अगर मैं अपने सबसे स्ट्रांग बच्चे को ध्यान में रख करके क्लास में टीचिंग करता हूं, तो जो मेरा सबसे कमजोर बच्चा है जिसको बेसिक भी नहीं आता उसको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बेसिक को ध्यान में रख के पढ़ाऊंगा तो जो सबसे स्ट्रांग बच्चा है उसको भी कुछ ना कुछ समझ में बेसिकली आ जाएगा। और जनरली ये देखा गया है कि कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट्स में एकदम से ज्वाइन कर लेने के बाद वो बच्चा जो बेचारा वीक है, जो 60, 70, 80% वाला बच्चा है, उसको वहां पे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसके हिसाब से उसको पढ़ाया नहीं जाता। चलो, तो अभी आज की स्थिति ये है सौम्यजीत, अगर एक लाइन में हम लोग समअप करें कि 10th में हाई परसेंटेज, देन 11th में डिप, 11th में फिजिक्स में डर, और उसके बाद में अब 12th में वापस कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे गेट होता हुआ, तो मतलब अभी जो गाड़ी है हम ये कह सकते हैं कि पटरी पर चल रही है। तो वही सवाल, क्या हम 90s की उम्मीद कर सकते हैं सौम्यजीत से इस साल? यस भाई, हम ये चाहते हैं कि सौम्यजीत का फोटो जो है बाहर लगे, क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा, क्या सौम्यजीत बीइंग अ स्टूडेंट मार्क्समैन इन फिजिक्स को किसी दूसरे बच्चे को रिकमेंड करेगा? मैं तो मतलब अपने जितने भी, इससे पहले भी मैं अपने पीयर्स को रेकमेंड कर चुका हूँ, एंड मेरे रिकमेंडेशन पे ऑलरेडी मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, एंड उन सबका भी एक्सपीरियंस काफी पॉजिटिव रहा है। तो मैं तो और भी तो नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, और ऐसे ही बाकी बच्चों को भी रिकमेंड तो जरूर करूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सौम्यजीत बात करके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आप बाकी की बातें अब अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है इसको देख करके, इसको समझ करके, जो स्पेशली 11th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में कुछ चीजें जरूर क्लियर हुई होंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।